Good, ma'am. Good afternoon. Yesterday we have discussed about the Microsoft Excel, which is an electronic worksheet, okay, which is used to store the data which is in numeric पैटर्न, है ना, जिसमें नंबर्स ही ज्यादा होते हैं, जिसमें नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशंस करना जरूरी है। बाकी तो डेटा होता ही उसके साथ में कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेटा हमारा नंबर्स है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट नंबर्स हमको बहुत सारे एनालिसिस करने हैं, कंक्लूजन्स निकालने हैं, रिजल्ट्स निकालने हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा जो हमारा होता है दैट वी हैव टू एंटर इनसाइड दिस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट व्हिच इज ए 2-dimensional टेबल। वी कॉल दैट एज ए 2-dimensional टेबल एंड आल्सो वी कॉल दैट एज ए डेटाबेस। क्यों? क्योंकि हम उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं। डेटा यानी क्या होता है? डेटा यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम जो सर्वे कर रहे हैं, हमने जो इंफॉर्मेशन ली है, जो हमने किसी से पूछा है, इंटरव्यू लिया है, क्वेश्चन लिए हैं, पर्सनली जाके वहां पे ऑब्जर्वेशंस किए हैं, है ना, अलग अलग टाइप के हमारे डेटा कलेक्शन के टेक्निक्स है। उन टेक्निक से जो भी डेटा हमने लिया है दैट वी हैव टू स्टोर इनसाइड दिस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, है ना, जिसको हम कहेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब ये जो डेटा हम डाल रहे हैं इसमें 1-dimensional, 2-dimensional, 3-dimensional एंड मोर डायमेंशनल डेटा यू कैन इंसर्ट इट। अब आप बोलोगे कि मैडम इसके डायमेंशन कैसे चेंज करेंगे, ये तो 2 डायमेंशन ही है। तो इसमें जब हम एक टेबल को देखो रोज एंड कॉलम्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है, इन कॉलम्स को हम और कॉलम्स में कन्वर्ट करते जाते हैं, एक कॉलम को 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, रोज को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो टेबल है वो मल्टी डायमेंशनल बनते जाता है। ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इसको हम कह रहे हैं स्प्रेडशीट, टेबल, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट एंड वर्कबुक। इन सब शीट्स का बनके क्या बन रहा है, हमारा बुक बन रहा है। अब ये इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। दिस सेल हैज अ यूनिक एड्रेस, है ना, हर सेल को क्या है, यूनिक एड्रेस है। और ये एड्रेस कैसे होता है, नेम ऑफ द कॉलम एंड नंबर ऑफ द रो, है ना, तो कॉलम नेम एंड रो नंबर इज अ नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। बाय डिफॉल्ट width of this cell is 8 characters long, है ना, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 8 कैरेक्टर्स होती है, बट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द width ऑफ द सेल। ठीक है। कभी कभी हमने ये भी देखा था कि डेटा अगर हमारा बियॉन्ड द मार्जिन जा रहा है, बियॉन्ड द सेल मार्जिन जा रहा है, तो दैट गेट हाइड, हम वो दिखता नहीं है, छुप जाता है। तो हमको उसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा देखना है विदाउट इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द सेल। तो हम क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट नाम का जो फीचर है दैट वी कैन यूज सो दैट इट अरेंज दैट डेटा within the given width by increasing the height of that particular cell। तो इस तरह से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी की जो चीजें होती है, फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट कम ज्यादा बढ़ाना, स्टाइल चेंज करना, उसका अलाइनमेंट चेंज करना, लेफ्ट राइट सेंटर, ये सारी चीजें हमने देखी थी। देन हमने ये भी देखा था कि वी कैन अलाइन द टेक्स्ट एज पर अवर चॉइस, उसको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन की तरह, और इतने पर्टिकुलर डिग्रीज में हम उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये भी हमने यहाँ पे देखा था, ये जो डिफरेंट अलाइनमेंट टूल्स है यहाँ पे अवेलेबल है ना, उसके एंगल्स हम चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट angles and different styles are there, using that we can insert, we can arrange that data, we can change the orientation of that text inside the cell, जो हमने किया था। हमने देखा था कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल डिस्प्लेज 3 शीट्स ऑन द स्क्रीन। कितने दिखते हैं, डिफॉल्ट वो 3 ही शीट हमको दिखाता है। ये शीट बहुत बड़े होते हैं, वी कैन इंक्रीज द शीट्स और
इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक बुक, क्योंकि ये शीट मिला के वो क्या बन गया है, बुक बन गया है। ठीक है। देन हमने देखा था कि एक्सेल allows us to insert 3 types of data: character, numbers and formulas, है ना। कितने टाइप का डेटा दे रहा है वो हमको, 3 types of data. Just a minute, हाँ। So वो जो कैरेक्टर टाइप डेटा होता है, दैट डेटा इज ऑलवेज लेफ्ट अलाइन टू द सेल, numbers are always right aligned to the cell, and we can insert formula by inserting equal to symbol at the first line of your, at the first location of your cell. अगर सेल के लोकेशन में वो इक्वल टू सिंबल नहीं आया तो इट कैनॉट आइडेंटिफाई दैट एज ए formula. It treat as a space. It will treat as a character और आपका डेटा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। देन हमने ये भी देखा था कि फॉर द फॉर्मुलेशन पर्पज वी कैन यूज summation symbol to insert the sum of the given data. जो भी रेंज जहां पे भी हम कर्सर रख रहे हैं वहां पे हमारी उसके ऊपर की रेंज वो ले रहा है या उसके लेफ्ट साइड की रेंज वो ले रहा है ना। तो इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, समेशन के लिए अपना सम बनाने के लिए, ऑटो सम बनाने के लिए समेशन का सिंबल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसके साथ में बहुत सारे और जो फंक्शंस है अवेलेबल और फॉर्मूलाज अवेलेबल है वो भी हमने कल देखे थे, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, जेड टेस्ट तक के सारे फॉर्मूलाज आपके पास अवेलेबल है। आप इसको आपके हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। देन हमने देखा था कि हम जो डेटा इंसर्ट करते हैं, है ना, हम जो ग्राफ इंसर्ट करते हैं तो कौन से कमांड से ग्राफ इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट ग्राफ। इस कमांड से हम हमारे ग्राफ इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में हमारा ग्राफ या चार्ट कहते हैं उसको। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर, कल मैंने बताया था। किसी को याद है क्या? 11 टाइप्स, 11 टाइप्स ऑफ, गुड। कौन बोल रहा है? अभय, कपिल, है ना। तो 11 टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर, यूजिंग दैट वी कैन इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, है ना। उसके अंदर और बहुत सारे सब टाइप्स है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 11 टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर। और एक चीज आपको कहना रह गया है कि व्हेन वी सिलेक्ट द डेटा फॉर चार्ट टाइप, इसके बाद हम इंसर्ट और चार्ट पे जाते हैं। उसी तरह से क्विक ग्राफ बनाने के लिए F11 की आपके पास है। कौन सी की है? फंक्शन की में से F11, हाँ, F11 की जो है, दैट की कैन यूज टू इमीडिएटली इंस्टेंट ग्राफ बनाने के लिए हमको फिर इंसर्ट में जाओ, ग्राफ में जाओ, फिर ग्राफ सिलेक्ट करो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट जो डिफॉल्ट ग्राफ वहां पे अवेलेबल होगा वो ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है। सो F11 इज यूज टू इंसर्ट द ग्राफ। उसके बाद और एक चीज है कि हम वी कैन नेविगेट विद इन द शीट बाय यूजिंग, मींस वी कैन मेक द सेल एज ए एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्यों करना है हमको? क्योंकि जब भी हम एंट्री कर रहे हैं दैट डेटा गेट स्टोर एट द एक्टिव सेल लोकेशन। इसीलिए हमारी सेल को एक्टिव करने की प्रक्रिया हमको जारी रखनी है। एक ही जगह पे हम सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर रहे हैं। हमको क्या क्या करना है, एवरी टाइम वी हैव टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट सेल्स। नीचे वाला सेल या बाजू वाला सेल या ऊपर वाला सेल, जहां के भी हमको मूव करना है, वी कैन नेविगेट यूजिंग द डिफरेंट ऑप्शंस। कौन से है? यूजिंग द क्लिक, यूजिंग द एंटर,
या टैब की या डायमंड कीज, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये एरो कीज, इसके तहत हम सब चीजों को, कर्सर को मूव कर सकते हैं। यानी हम हमारी सेल को एक्टिव कर सकते हैं, हम हमारे पॉइंटर को भी मूव कर सकते हैं। इन सब ऑप्शंस के लिए ये चीजें आपके अवेलेबल है। कौन से ऑप्शंस है? टैब की, एंटर की, क्लिक और डायमंड कीज। इन सब का यूज करके हम हमारे शीट में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और हमारे शीट में के सेल को एक्टिव भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक चीज हमने कल देखी थी कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल रहे हैं एंड इफ आई वांट टू एडिट द फॉर्मूला, या फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल रहे हैं एंड आई वांट टू एडिट द टेक्स्ट, इन बोथ द केसेस वी कैन एडिट इट बाय यूजिंग F2 कमांड की, F2 फंक्शन की। कौन सी की है वो? F2 नाम की है, जो हमारी एडिटिंग के लिए एडिटिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है। ठीक है। और एक चीज है हमारे पास, फाइंड एंड रिप्लेस मेनू। होम में एक फाइंड एंड रिप्लेस मेनू होता है। सो फास्ट रिप्लेसमेंट, फास्ट एडिटिंग, क्विक एडिटिंग के लिए हम कभी कहीं कहीं पे भी, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तीनों जगह पे ये हमको अवेलेबल है क्विक एडिटिंग ऑप्शन, विच इज ए फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। ठीक है। देन और हम कर रहे हैं, और क्या दिखा था कल हमने? ग्राफ बनाए थे हमने। कौन से टाइप के ग्राफ बनाए थे कल हमने? लाइन ग्राफ बनाया था। लाइन ग्राफ जो होता है, बार बनाया था, लाइन, बार, पाई चार्ट बनाया था। हाँ, पाई ग्राफ। तो ये हाँ, ये सारी चीजें किस लिए हो रही है? लाइन ग्राफ हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, हम बार ग्राफ हम यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस, है ना। उसके बाद हम 2-3 कैटेगरीज को कंपेयर करना है तब भी हम बार ग्राफ यूज करते हैं, या हम कॉलम ग्राफ यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास पाई ग्राफ है, जब हमारा 2 टाइप्स का डेटा होता है और उसको हमको यूज करना है, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन यूज दिस ग्राफ। और इमीडिएटली ग्राफ बनाना है तो हमको क्या करना है? F11 की यूज टू मेक द ग्राफ। ठीक है। दिस एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज। एक्सेल क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो हमको इन सब चीजों के लिए हेल्प करता है। ठीक है। अब हमने देखा था कि जो वर्ड की फाइल होती है, वी कॉल दैट एज ए डॉक्यूमेंट फाइल, है ना। उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .docx। अभी जो एडवांस वर्जन है उसमें सब जगह पे एक्स लग रहा है। ठीक है। हमारी पावर पॉइंट की जो फाइल होती है दैट इज पीपीटी, तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? पीपीटी एक्स। ठीक है। तो एक्सेल की फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा फिर? .xls। एक्सएलएस, एक्स जहां पे है दैट इज योर एक्सेल फाइल। ठीक है। तो वर्ड की है डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट की है पीपीटी और एक्सेल की है एक्सएलएस। ठीक है। देन ये जो विड्थ होती है सेल की, ये 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होती है ना। लेकिन वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ द सेल, इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। और एक चीज हमने कल पढ़ी थी, इफ आई वांट टू मर्ज द सेल्स, मुझे ये 4-5 सेल मर्ज करना है, तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन इज यूज्ड टू मर्ज द सेल्स। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? मर्ज एंड सेंटर। ठीक है ना। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास पेन, पेंसिल, इरेजर, ग्राफ पेपर, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट कहते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं? एक्सेल में हम ग्राफ बना सकते हैं, टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटाबेस फाइल बना सकते हैं।
ठीक है ना, डेटाबेस फाइल ग्राफ्स एंड यूज एज ए इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। अब हमने और ये जो देखा था समरी के लिए सम करने के लिए हमने फंक्शन देखा था इक्वल टू सम एंड रेंज। ठीक है, अब टेबल मेनू जो बनता है, टेबल मेनू पे क्लिक करने के बाद ही उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कि हमने सब देखा था। ग्राफ क्रिएट करने के लिए F11 की इक्वल टू सिंबल इज यूज टू इंसर्ट द फॉर्मूला, है ना। और डॉलर सिंबल किस लिए यूज किया था हमने, फॉर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए डॉलर सिंबल यूज किया था, है कि नहीं। और हम जब फाइल सेव करते हैं, है ना, तो फाइल सेव कंट्रोल एस F12 इस तरह के सारे कमांड्स हमारे यूज हो रहे हैं टू सेव द फाइल्स, राइट। तो इतना तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक कि हमारा पूरा सिलेबस हुआ था। अभी हम जाएंगे आगे, ठीक है, चलते हैं आगे। चलो, यस मैम। अब क्या है कि एक मिनट, कुछ चेंजेस करके रखे थे ना मैंने, उसको सब हटा देते हैं। अब जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ वगैरह तो पढ़ लिया था हमने। मूव ग्राफ किस लिए यूज होता है, मूव चार्ट। अगर हमको चार्ट मूव करना है यहाँ से वहां, तो चार्ट पे क्लिक करना है एंड मूव चार्ट का ऑप्शन यूज करना है टू मूव द चार्ट एट डिफरेंट लोकेशन। वो भी हमने कल देख लिया था। चलो, अब एडवांस चीजें करने के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत सारे डेटा चाहिए, क्योंकि हमने जो अभी अभी डेटा लिया था वो हमारा कितना था, 5 ही लोगों का डेटा हमने लिया था। लेकिन मुझे और ज्यादा डेटा चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, हमको कंट्रोल वी कमांड पता है, कॉपी एंड पेस्ट। तो मैंने एक शीट पे एक ऐसे ही मेरे स्टूडेंट्स के नाम ले ली है और लास्ट बैच के कुछ नाम से उन सबको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, कंट्रोल C और फिर शीट 1 में आके मैं यहाँ पे उनके नाम कंट्रोल V से पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब इन सब लोगों को मुझे क्या करना है, नंबर असाइन करना है, रोल नंबर असाइन करना है। तो आई कैन सिलेक्ट 3 numbers and then drag the number till the required location. चलो, अभी मेरे कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं, 51 रिकॉर्ड्स मेरे इंसर्ट हो गए हैं। अब इन सब लोगों के ये ऑप्शंस भी मुझे देने हैं, तो मैं उसके लिए भी ऐसे करती हूँ कि इसको कॉपी कर लेती हूँ आंसर्स को और रैंडमली उसको हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल C कंट्रोल V, बीच में का ले लेते हैं कंट्रोल C। अब इसलिए मैनिपुलेट कर रहे हैं हम इस चीजों को, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एंट्री के लिए टाइम नहीं है और हमको पढ़ना भी है, कमांड्स भी पढ़ना होता है और हमारा काम भी हो रहा है। कंट्रोल V और रैंडमली ले लेते हैं हम, क्योंकि हमको क्या है कि सब एक जैसे नहीं होने चाहिए ना, सबके सब फेल या सबके सब पास, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कुछ डेटा हमको कंट्रोल C कंट्रोल V। और ये जो 6 वाले हैं ना, ये तकलीफ देंगे अपने को, 6 और 9 जाने दो, बाद में देखेंगे उसको क्या करना है। चलो, अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे जो फॉर्मूलाज लगाए थे हमने, वो फॉर्मूलाज हमने इंसर्ट सिलेक्ट कर लिए हैं एंड नाउ वी कॉपी ऑल द फॉर्मूला जितने भी हमने बनाए हैं, जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा डेटा क्या होगा, एकदम परफेक्ट होगा। तो इसमें कुछ लोग पास, कुछ लोग फेल, ऐसे हमारा डेटा अभी यहाँ पे पूरा बन चुका है। ओके, अभी क्या करना है, फॉर द एडवांस commands, to execute the advanced commands
हमारा डेटा हमको पूरा के पूरा ही सिलेक्ट करना है एवरी टाइम। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिए। कभी भी एक कॉलम सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई भी एडवांस कमांड्स का एग्जीक्यूशन नहीं करना है, राइट। अब और एक चीज ऐसी होती है कि गलती से कभी कभी हमारा अनावधानाने म्हणतो, लक्षात नाही राहिलं आणि एकदम होऊन गेलं, असं कधी कधी होऊ शकतं, है ना। हम गड़बड़ी में कभी कभी भूल जाते हैं कि हमको ये बताया था मैडम ने कि एक कॉलम पे या एक और दो कॉलम पे कभी भी आप सॉर्टिंग या इंडेक्सिंग या बाकी की कोई चीजें मत कीजिए। फिर भी हमने कर दिया है तो हमारा डेटा क्या होता है, डेटा लॉस कहते हैं उसको, डेटा करप्ट कहते हैं उसको। और वो केस में हमारा प्योर जो डेटा है, ओरिजिनल जो डेटा है, वो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए एवरी टाइम बैकअप लेना बहुत जरूरी है ना। बैकअप लेने का मीनिंग क्या है, हमारा जो ओरिजिनल डेटा है जो हमने बहुत मेहनत से एंटर किया हुआ है, मेक द कॉपी ऑफ दैट डेटा समवेयर इनसाइड द डिस्क। आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो कंप्यूटर के सी ड्राइव पे कभी भी आप अपना डेटा नहीं रखोगे। आप डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ऐसे जो एडिशनल बनाए हुए ड्राइव्स है वहां पे हम हमारा डेटा क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाइए, उसको बैकअप नाम दीजिए, बैकअप ऑफ पीएचडी डेटा, ओरिजिनल डेटा, कुछ भी आपको जो समझेगा वो नाम दीजिए और उसके अंदर इसको कॉपी करके रखिए, ठीक है। और एक चीज होती है कि डेटा को आप अपने पेन ड्राइव में भी ले सकते हो, पेन ड्राइव में भी लेके आप कॉपी करके रख सकते हो, क्योंकि अगर सिस्टम पूरी की पूरी खराब होगी तो आपका डेटा कहीं तो भी आपके पास रहेगा। और अभी एडवांस चीजें हमारे पास अवेलेबल है, गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे भी हम हमारा डेटा कॉपी करके रख सकते हैं। और हमारी खुद की जो मेल आईडी होती है वहां पे भी हम हमारा डेटा कॉपी करके रख सकते हैं। मैंने ऐसे बताया था तो लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैडम अगर हमारा डेटा किसी ने चोर लिया तो हो सकता है, ऐसी भी चीजें हो सकती है। इसीलिए जब तक कि आपका डेटा आपके पास है आप अपने ड्राइव पे रखिए, गूगल ड्राइव पे मत डालिए। वैसे गूगल ड्राइव सेफ है, वो आपके परमिशन के बिना या आपके पीछे उसको कॉपी नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है हैक हो गया, कुछ हो गया, किसी ने चुरा लिया, तो आपका पीएचडी का डेटा अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अपने सिस्टम में ही या अपने पेन ड्राइव में या सीडी ड्राइव में कॉपी करके रखिए, क्योंकि कभी भी सिस्टम पे डेटा रखने से पहले उसका बैकअप लेना बहुत जरूरी है। तो एट प्रेजेंट हमारे पास जितना भी डेटा है मैं क्या करूंगी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी कॉपी, और ये जो शीट नंबर 3 है या शीट नंबर और एक हम इंसर्ट कर देते हैं 4 है, यहाँ लाके हम उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मेरा डेटा ओरिजिनल रखा हुआ है या बैकअप रखा हुआ है, तो इस शीट को राइट क्लिक करके मैं क्या कर दूंगी, रीनेम कर दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी कि बैकअप, बैकअप लिखूंगी या फिर ओरिजिनल डेटा लिखूंगी, जो मुझे समझ में आता है वो मैं लिखूंगी, ठीक है। एवरी टाइम आप अपने फाइल्स को, अपने शीट्स को अपने हिसाब से नाम दीजिए, लेकिन उसमें क्या रखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। मेरी एक स्टूडेंट है, वो हर बार सोनू 1, सोनू 2, सोनू 3 ऐसे नाम रखती है। वो कहती है मुझे समझ में आता है, लेकिन जब उसको कहा गया कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम निकालो तो वो फिर ढूंढते बैठी 100 प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम प्राइम नंबर का है, कौन सा प्रोग्राम फैक्टोरियल का है, कौन से प्रोग्राम में रिजल्ट लिखा हुआ है ना। तो ऐसे नहीं करना है। हमारे फोल्डर का नाम, हमारे फाइल का नाम, हमारे शीट का नाम, ये उसके रिलेटेड उसमें जो डेटा रखा हुआ है उस, अगर उसने प्राइम नंबर लिखा था तो इमीडिएटली उसको फाइल मिल जाती, प्रोग्राम मिल जाता। अब वो प्रोग्राम नंबर 1 से लेके 100 तक के उसमें ढूंढेंगे कि कौन सा प्रोग्राम प्राइम नंबर है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्च दैट डेटा इन फ्यूचर, हम भूल जाते हैं, है ना। हम कोई कंप्यूटर नहीं है, लेकिन हमको ये चीजों का ध्यान देना जरूरी है, राइट। तो मैंने इसको बैकअप या ओरिजिनल करके फिर मैं शीट 1 में आ गई हूँ, जहाँ पे मुझे अब बहुत सारे कैलकुलेशंस या बहुत सारे अलग अलग कमांड्स ट्राई करने हैं। ओके, अब देखिए हमने रिजल्ट भी निकाल दिया, टोटल भी कर दी, मार्क्स भी दिए, असाइन भी हो गया, सब चीजें हो गई। नाउ द एम इज टू डिस्प्ले द मेरिट लिस्ट। मुझे अब जनरल है हमारा
कि कौन किसको ज्यादा मार्क्स मिले, किसको कम मार्क्स मिले, दैट इज मेरिट लिस्ट. दैट मीन्स we want to arrange the data in descending order on the basis of some particular column. कौन सा कॉलम है? टोटल का कॉलम. ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मुझे पूरे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ओके, अब फॉर दैट पर्पस आई मोस्ट हैव टू सिलेक्ट द एंटायर डेटा. अब एंटायर बोलने के बाद भी मैंने क्या किया, ये जो आंसर की है उसको छोड़ दिया, क्योंकि आंसर की का रिलेशन मेरे डेटा के अरेंजमेंट में नहीं है. ओके, और एक चीज होती है हेडिंग भी आप कॉपी कर लीजिए उसके साथ में, ठीक है, क्योंकि हेडिंग पे बेसिस पे हम उसको ढूंढ सकते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या करना है. राइट, अब मेरे पास 50 स्टूडेंट्स 51 स्टूडेंट्स है, तो मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया. देन आई क्लिक एट द डेटा ऑप्शन. डेटा में यहाँ पे देखिए सॉर्ट कमांड है, यहाँ पे A to Z लिखा हुआ है और यहाँ पे Z to A लिखा हुआ है. ये A to Z and Z to A is used to arrange the data in ascending order और in descending order. लेकिन जब हम कोई भी डेटा बनाते हैं, ये हमारा ह्यूमन बीइंग का जनरल एटीट्यूड है कि हम जो पहला कॉलम बनाते हैं वो एक तो सीरियल नंबर बनाते हैं, नहीं तो रोल नंबर बनाते हैं, नहीं तो एक्सेशन नंबर बनाते हैं, कोई कोई भी बनाते हैं नंबर, और वो हमारा 99% हमारा इन असेंडिंग ऑर्डर ही होता है. एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हम उसको करते रहते हैं. नहीं है तो आप ये A to Z कमांड का यूज कर सकते हैं, which is used to arrange the data on the basis of first column in ascending order. ठीक है, पहला जो कॉलम है हमारे टेबल का उसको वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. अगर हम नीचे वाला लेते हैं तो क्या है, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. इसको मैं क्लिक कर दूं, देखिए आपका पूरा के पूरा डेटा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर. दिख रहा है, ये जो स्मिता का नाम था 51 से लेके अभी लास्ट वन जो पपीता थी वो सबसे नीचे है. फिर से मैंने क्या दिया A to Z, फिर से पपीता का नाम ऊपर में आ गया, स्मिता का नाम नीचे चला. ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम पे. लेकिन मैंने आपको कहा था कि आई वांट टू अरेंज द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम टोटल, है ना. मुझे पहले वाले कॉलम पे नहीं चाहिए, मुझे ये टोटल के कॉलम पे चाहिए. फॉर दैट पर्पस हम ये बाजू के जो सॉर्ट कमांड है वहां पे क्लिक करेंगे. अभी आपको पूछेगा कि सॉर्ट बाय, तो मैं उसको क्लिक करूंगी सॉर्ट बाय टोटल. ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मुझे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि आई वांट टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मुझे मेरिट लिस्ट लगानी. ठीक है, ओके. अब हमारा डेटा सॉर्ट हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो 5 मार्क्स जिसको मिले हैं वो सब ऊपर आ गए हैं. फिर 3 मार्क्स जिनको है वो आ गए हैं. फिर 2 मार्क्स जिनको है वो आ गए. फिर 1 मार्क जिनको है वो है. एंड देन मेरा डेटा खत्म हो गया. ठीक है, तो दिस वे मेरा डेटा क्या हो गया है, अभी अरेंज हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेबल कॉलम टोटल. अब ये कॉलम के साथ में, ये टोटल के साथ में मुझे और एक असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, वो है नेम पे, है ना. तो मैं क्या करूंगी, सॉर्ट ऑन नेम कर रही हूँ. कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, हमने डेटा सिलेक्ट नहीं किया ना, वो डीसिलेक्ट हो गया था इसलिए. सिलेक्ट द एंटायर डेटा, सिलेक्शन बहुत जरूरी है. सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम, मेरा ये नेम कैसे चाहिए, मुझे Z2 ही चाहिए क्या A to Z चाहिए, A to Z चाहिए तो A to Z. तो अभय पहले आ गया, फिर अभिजीत, फिर और बहुत सारे ए वाले, और साथ में लास्ट में उमा एंड विशाल. इसी को हमको Z to A करना है तो Z to A भी कर सकते हैं, Z to A तो Z to A. ठीक है, अब देखिए इसके साथ में इनका रोल नंबर भी चेंज हो रहा है, इनका रिजल्ट भी चेंज हो रहा है, इन्होंने दिए हुए आंसर्स भी चेंज हो रहे हैं. अगर मैं एक ही कॉलम को सिलेक्ट करके करूँ तो क्या होगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. रोल नंबर किसके किसी को चले जाएंगे,
रिजल्ट कहीं के कहीं चला जाएगा और दिए हुए आंसर सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए बी केयरफुल, जब भी ये ऐसे करेंगे तो हमको एक ही अपना पूरा डेटा ही सिलेक्ट करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना। ये करिए। इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, इनको और नंबर से भी चाहिए। टोटल पे हो गया, उसके साथ और एक ऐड कर सकती हूँ मैं, एड द लेवल। नाउ दिस टाइम मुझे नेम चाहिए, नेम चाहिए A to Z। ओके, अब देखिए 5 वाले मार्क्स में अभी अभिजीत, आकांक्षा, गिरीश, कृष्णा, इस तरह से ये क्या हो गया है, अरेंज हो गया है डेटा। दिख रहा है आपको? सबके 5 मार्क्स है, लेकिन इन लोगों के नाम यहाँ पे इस तरह से। जब 5 मार्क्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद में क्या होगा, 3 या 4 के लिए आएगा। तो 3 पे आने के बाद में अब देखिए यहाँ पे भी ऑरेंज हो रहा है, यहाँ से टी तक क्या आ गया। अब 3 नंबर से क्या हो रहा है, भाग्यश्री, दर्शना, जीजू, नेहा, और फिर पपीता यहाँ पे आ गई, स्मिता आ गई, अभय यहाँ पे आ गया। देखो अभी अभय का नाम यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसको 2 ही मार्क्स है। ठीक है, फिर अभय के बाद में अभिजीत यहाँ पे आ गया। ये अभिजीत अगर हम असेंडिंग करते तो ये अभय और अभिजीत ऊपर में थे, नेम पे अगर करते हैं तो। लेकिन हमने क्या किया है, फर्स्ट वी अरेंज दैट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स। तो इस तरह से हम इसमें और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करते जाओ, ऐड द लेवल, और जो भी लेवल आपको चाहिए, जो भी कॉलम्स पे चाहिए, उसको आप ऐड करते जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? अरेंज द डेटा, ऐड द लेवल। अब ये लेवल ऊपर नीचे कैसे करने हैं, यहाँ पे ऑप्शन है। इसको नीचे चाहिए तो नीचे, ऊपर चाहिए तो ऊपर। नेम के बाद और किसी कॉलम पे अगर आपको करना है तो आप यहाँ से उसको उसके ऊपर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतने लेवल तक के हम जाते ही नहीं है, 1-2 लेवल्स में ही हमारा काम हो जाता है। तो हम इस तरह से डेटा को इन पर्टिकुलर ऑर्डर कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या? यस मैम। हाँ, डेटा अरेंज कहाँ से कर सकते हैं हम, अरेंज इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द डेटा ऑप्शन, है ना। डेटा मेनू से डेटा सॉर्ट। अब सॉर्ट के साथ ही और एक कमांड होती है, फिल्टर। कौन सी होती है, फिल्टर कमांड। अब फिल्टर कमांड का यूज क्या है, टू फिल्टर द डेटा एंड गेट एक्सट्रैक्ट द डेटा एज पर द गिवन ऑप्शंस, एज पर द गिवन क्राइटेरिया, है ना। अब फिल्टर लेते, अब फिल्टर हम क्या कर रहे हैं, इसी डेटा में से हमको कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट किस तरह का डेटा करना है, जो लोग पास है, कितने लोग पास है, कितने लोग फेल है, कितने लोग मोर देन 5 मार्क्स में है, कितने लोग लेस देन 5 में है। तो इस तरह का हमको डेटा जब चाहिए होता है तब हम क्या कर सकते हैं, ये फिल्टर कमांड का यूज करते हैं। देखो जैसे ही हमने फिल्टर क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, हर कॉलम के बाजू में एक छोटा छोटा सा ट्रायंगल हमको दिख रहा है, एरो बॉक्स। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा हमको कि क्या चाहिए तुमको, तो हम कहेंगे पास वाले स्टूडेंट्स चाहिए। पास को क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये सारे पास वाले स्टूडेंट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो वी कैन काउंट ऑल दीज नंबर्स, और इतने लोग मेरे पास हो गए हैं। ठीक है ना। लेकिन जब हमारा डेटा बहुत ज्यादा होता है तब हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, है ना। इसको हमने काउंट करना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे अगर 100-500 लोग हैं तो ऐसे कैसे काउंट करेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं काउंट करना है। आपके पास फैसिलिटी है, आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और टास्क बार पे हमको दिखाई देता है कि काउंट कितने हैं, 20। तो 20 काउंट्स बता रहा है कि 20 लोग क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पास, और कितने नंबर से ये, 20। ठीक है।
उसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से वो क्या हो जाएगा, पास। फिर हमको चाहिए फेल, पास को हटा देते हैं, फेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी ये इतने लोग फेल हो गए, कितने काउंट से, 10, 10 लोग फेल हो गए। इमीडिएटली इसको फिर से हम निकाल देते हैं, सिलेक्ट ऑल, तो हमारे ओरिजिनल लोग आ गए। बराबर है क्या, 20 लोग पास और 10 लोग फेल। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सैंपल तो 51 51 है, 51। 51 है की नाही, म्हणजे कुठेतरी गडबड झाली आपली, कुठे गडबड झाली आपली, 51 आहे। आता फेल बघू बरं आपण, फेल हा 9 दाखवून राहिला आता, नाही काहीतरी चुकलं आपलं काउंटिंग मध्ये, खालती जावं लागेल, खालती डेटा मैम नीचे और है फेल के, नीचे है और फेल की। रुको हम इसको मेरा ये माउस पॉइंटर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए वो ऐसे हो गया, मुझे लगा हो गए हैं। हाँ और है, ये देखो ये फेल है हमारे 31, 32 आने चाहिए, 32 52 थे ना। हाँ 31 है, अच्छा टोटल 32 है क्या, 51 है फिर। हाँ 51 है ना, मैम आई तो थिंक 31, 52 है। हाँ 31 है। और पास कितने हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। नहीं मैम अब करेक्ट है। अब करेक्ट है, 20 पास है, ठीक है, अब करेक्ट है हमारा डेटा। ये माउस जो है ना एकदम फटक से ऊपर नीचे चला जाता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लेम होता है, ठीक आहे, कळलं तुम्हाला। आता ह्याला पकडून आपण ग्राफ बनवू शकतो एक, है ना, पास आणि फेल पकडलं, याला इन्सर्ट केलं, एक ग्राफ बनवला, झालं। याच्यामध्ये ऑप्शंस यूज केले, इतके परसेंट लोग पास, इतके परसेंट लोग फेल, और कुछ चाहिए इसके रिलेटेड डेटा तो और भी ले सकते हैं हम, टेबल्स चाहिए, कॉलम्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, ये पास है ये फेल है, इसको मूव करना है, मूव द चार्ट, है ना, ये रिजल्ट, ऑलरेडी रिजल्ट है शायद हमारा, पास फेल देख लेते हैं उसको। ओके, ये हमारा शीट में आ गया। तो यस नो वाला डेटा है आपका, मेल फीमेल वाला डेटा है, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट वाला है, ऐसे बहुत सारे डेटा हमारे पास, सिटी वाइज डेटा है, इन सब लोगों को हम ऐसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसमें और फैसिलिटीज कैसे है कि ये जो नंबर्स वाला डेटा है, इन नंबर्स में मुझे अगर ऐसे कुछ चाहिए कि इसको पूरा डिसिलेक्ट करते हैं, एक कितने लोगों ने एक को सिलेक्ट किया, तो इतने इतने लोग हमारे 1 नंबर के ऑप्शंस के हैं, कितने हैं, 9 लोग हैं। फिर 2 ऑप्शन वाले कितने लोग हैं, 2 ऑप्शन वाले हमारे 9 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद 3 वाले ऑप्शन वाले कितने लोग हैं, 3 वाले हमारे 7 लोग हैं, 6 लोग नहीं 7 लोग हैं। फिर उसके बाद 5 नंबर वाला ऑप्शन देने वाले कितने लोग हैं, तो 5 नंबर वाले इतने लोग हैं। ये स्टैटिस्टिकल हम कैसे निकाल सकते हैं, हम अगर किसी पर्टिकुलर चीज की पॉपुलैरिटी निकाल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर आंसर की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, है ना, हम अगर सीरियल वाइज डेटा ले रहे हैं कि न्यूज चैनल से, तो कौन से न्यूज चैनल को ज्यादा लोग देख रहे हैं, कौन से मराठी सीरियल को ज्यादा लोग देख रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी क्या आ रही है, ऐसे टाइप का कुछ डेटा, या किसी पब्लिशर के बुक्स पब्लिश हो रहे हैं, किसी ऑथर के बुक्स पब्लिश हो रहे हैं, तो उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, कितने लोग उस ऑप्शंस को ले रहे हैं, इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं,
तो ये केस में हमको क्या करना है, यहाँ से हम उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके सारी चीजें ले सकते हैं, राइट। और एक पार्ट है इसे, जैसे अगर हमारे परसेंटेज है या रुपीज है या सेल है या और कोई न्यूमेरिक डेटा है, उसके कुछ क्राइटेरिया हमको यूज करने हैं, एंड यूजिंग दैट क्राइटेरिया हमको उसको सर्च करना है कि इतने इतने सपोज 50 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 50 इक्वल्स यानी इक्वल टू 50 वाले कितने हैं, ग्रेटर देन 50 वाले कितने हैं, लेस देन 50 वाले कितने हैं, है ना, बिटवीन द रेंज 50 टू 75% वाले कितने लोग हैं, हमारे एग्जिस्टिंग डेटा में टॉप 10 कौन लोग हैं, हमारे एग्जिस्टिंग डेटा में अबव द एवरेज कितने लोग हैं, है ना। इस तरह से हम उसको यूज करके ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं फिल्टर में, राइट। तो ये चीज बहुत काम की है आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और उसके ऊपर से वो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आंसर्स आर देयर वो हम यहाँ से इमीडिएटली निकाल सकते हैं, समझ के। अब जो नंबर न्यूमेरिक डेटा होता है ना, जहाँ पे ये पास फेल है या नेम्स है, यहाँ पे और फैसिलिटी है, टेक्स्ट फिल्टर दिया गया। टेक्स्ट फिल्टर में हम ये देखो, इक्वल टू दिस नेम या डज नॉट इक्वल टू दिस नेम, begins with this number, ends with this particular columns, it contains this data, ऐसे टाइप का भी हम डेटा यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें और एक चीज दी हुई है कि क्वेश्चन मार्क एंड एस्टेरिक मार्क। ये क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिक मार्क को कहा जाता है वाइल्ड कार्ड्स। तो यूजिंग द वाइल्ड कार्ड्स हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो वाइल्ड कार्ड्स कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड एस्टेरिक मार्क। इतना याद रखिए, इसको ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अच्छा, मैंने कहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, कुछ नहीं लिया और उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे डेटाबेस में डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और देखिए इस टेक्स्ट में क्या है कि अगर हम कलर्स अगर भी लगा देते हैं टेक्स्ट को, तो वो कलर से भी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स हम उसको फिल्टर करेंगे कि येलो कलर वाले सब लोग, येलो बेल्ट वाले सब लोग एक साथ आ जाएंगे, ग्रीन बेल्ट वाले, ग्रीन कलर वाले सब एक साथ आ जाएंगे, ब्लैक कलर वाले पूरे ब्लैक लिस्ट में जो जिनको डाल दिया है वो सारे एक साथ आ जाएंगे। अब ये क्यों चाहिए हमको, क्योंकि हमको उनकी एक अलग अलग लिस्ट लगानी है ना। तो लिस्ट लगाने के लिए इन सब चीजों का हम यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो लोग कॉलेज में काम करते हैं उन लोगों को पता होगा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमको क्या करना होता है कि एक पूरी मेरिट लिस्ट लगानी होती है, फिर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट लगानी होती है, क्लास वाइज एंड कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। तो ऐसे जब डेटा हमको चाहिए होता है तो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है, एंड हमको उसको अलग अलग इसमें प्रिंट करके उसकी मेरिट लिस्ट लगानी होती है। तो दैट टाइम ये जो फिल्टर कमांड है वो बहुत अच्छी है। जैसे ये पास वाला हमने ले लिया, सपोज कितने लोग पास हो गए, ठीक है। अब ये आने के बाद क्या करना है, मुझे इन सब लोगों को कॉपी कर लेना है, इतने डेटा, यानी अगर ये किसी कैटेगरी वाइज है ना, ओबीसी कैटेगरी का है तो इतना डेटा मुझे मिल गया, इसको कंट्रोल सी कर लिया, किसी और शीट में जाके उसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल वी, तो ये कौन सा हो गया, ओबीसी कैटेगरी का। इसी नीचे मैं क्या करूंगी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे, ओपन, फिजिकली हैंडीकैप और जितने डिफेंस, जितने भी क्राइटेरियाज है उन सब लोगों का डेटा वहां से लाके फिर इसको हेडिंग देते जाएंगे। हेडिंग कैसे देना आप लोगों को पता ही है। तो ये फैसिलिटी यूज करके हम इन सब लोगों को फिल्टर कर सकते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको कॉपी करके हम वहां पे और जगह पे पेस्ट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, समझ गए। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है एक्सेल में, रेगुलर वर्क के लिए भी बहुत अच्छी है और रिसर्च वर्क के लिए भी बहुत अच्छी है। हमको क्लास वाइज डेटा चाहिए, हमको ग्रेजुएट लोगों का डेटा चाहिए, हमको पोस्ट ग्रेजुएट लोगों का डेटा चाहिए, हमको इस पर्टिकुलर सिटी से डेटा चाहिए, या फिर हमने जो रेंज दी रखी है उस रेंज में
सेल करने वाले लोगों का डेटा चाहिए, कुछ भी हो सकता है। हमारा जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हमारे जो क्वेरीज है, जो हमारे एनालिसिस पार्ट है, वो सारा क्राइटेरिया हम यहाँ पे अप्लाई करके वो डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि पॉपुलैरिटी के रिलेटेड हम देख रहे हैं, है ना, तो किसी मराठी सीरियल की पॉपुलैरिटी हमको ढूंढनी है, तो हम क्या कर रहेंगे, हम 1 2 3 4 नंबर दे दिए, तो पहला नंबर लेने वाले कितने लोग हैं, पहले नंबर की सीरियल देखने वाले कितने लोग हैं। जैसे न्यूज है, न्यूज के हम 4 ऑप्शन दे दिए, जी न्यूज, मराठी न्यूज, ये न्यूज, वो नेशनल टीवी के न्यूज। तो नेशनल टीवी के न्यूज देखने वाले कितने लोग हैं, जी न्यूज देखने वाले कितने लोग हैं, सोनी देखने वाले कितने लोग हैं, मराठी देखने वाले कितने लोग हैं। तो इन नंबर से हम क्या कर सकते हैं, उन सबको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनका एक स्पेशल डेटाबेस भी बना सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर हम उसको यूज कर सके, पब्लिश कर सके, देख सके और बहुत सारे एनालिसिस उसको कर सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है इन अवेलेबल इन डेटा एंड फिल्टर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना समझ गया आप लोगों को? हेवी तो नहीं हो रहा है ना, समझ रहा है ना? जहां नहीं समझ रहा है पूछो। यस मैम समझ रहा है। चलो आगे चले फिर। यस तो मैम। डेटा में हमने क्या देखा अभी, डेटा फिल्टर एंड डेटा सॉर्ट, 2 कमांड हमने देखी। ठीक है, अब उसके बाद में एक कमांड है टेक्स्ट टू कॉलम। कौन सी कमांड है? टेक्स्ट टू कॉलम। एक्सेल में बहुत बहुत काम की चीज है ये टेक्स्ट टू कॉलम कमांड। क्या करती है ये कमांड? दिस कमांड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द टेक्स्ट डेटा इनटू कॉलम। अब ये कहाँ पे यूज होगी? हम मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, हम किसी जर्नल से, किसी वेबसाइट से, किसी बुक से डेटा लेते हैं। यहाँ जो डेटा होता है मैक्सिमम टाइम वो टेबल में होता है, लेकिन कहीं कहीं वो डेटा टेबल में नहीं होता, जैसे वो पीडीएफ बन गई है ना, या वेबसाइट का कुछ पेज है, वहां से हम डेटा कैप्चर कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वो भी डेटा क्या होता है, इट इज इन टेक्स्ट फॉर्मेट, नॉट इन द टेबल फॉर्मेट। तो इतना सारा डेटा मुझे मिल रहा है, मुझे क्या करना है, उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी उस टेबल की। तो ये जो टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन है, ये क्या कर देता है, उस डेटा को इमीडिएटली टेबल में कन्वर्ट करके देता है। कैसे? देखो, मेरे पास एक वर्ड में मैंने एंटर करके रखा हुआ है डेटा। देखो ये डेटा, रोल नंबर, नेम एंड फीस, 2-3 लोगों का डेटा। इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ एक्सेल में लाके मैं क्या करूंगी, उसको यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हैं हम उसको, यहाँ पे मैंने उसको कॉपी कर दिया, Ctrl+V। अब जैसे मैंने कॉपी कर दिया तो वो क्या हो गया, कॉपी हो गया, लेकिन एक ही कॉलम में कॉपी हो गया। देखो यहीं पे ये डेटा है, आप ये फॉर्मूला बार में देखते जाओ, क्या दिख रहा है, रोल नंबर, नेम एंड फीस। यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा, यहाँ के अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि ये एक ही जगह पे कॉपी हुआ है। ठीक है, सो आई हैव टू सिलेक्ट अ सिंगल कॉलम। जहां पे मैंने कॉपी किया है उस कॉलम को मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, देन डेटा में जाना है, डेटा के बाद में जाना है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम के साथ मुझे यहाँ पे डिलिमिटर्स है। अगर आपको पता चल गया है कि यहाँ पे स्पेसेस यूज किए हैं, कॉमा यूज किया है, टैब यूज किया है, तो आप डिलिमिटर्स लगा सकते हो, नहीं तो आप उसको ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करो, यहाँ पे वो आपको दिखा देगा कि वैल्यूज हमारे आ रहे हैं। ठीक है, फिनिश कर दिया तो ये हमारे देखो यहाँ पे 1 2 3 ही आ गए, यहाँ पे नेम अमित सुमित, यहाँ पे फीस अपने आप आ गए। तो मैंने जो डेटा यहाँ पे कॉपी किया था वो था मेरा टेक्स्ट में एक ही जगह पे, नाउ इट बिकम्स अ टेबल। दिख रहा है क्या आपको? तो देखो ये नेम है,
ये अमित है, ये सब अलग अलग जगह पे। दिखता है का बेटा, समझता है का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना? हाँ, तो ये बहुत काम की चीज है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो जाता है और हम उसको एंटर करना चाहते हैं एज ए टेबल। तो मुझे मुझे करीबन 300-400 पेज का डेटा मिला था जर्नल से, और वो डेटा मुझे कन्वर्ट करना था टेबल में, सो दैट उसके ऊपर मैं कुछ एनालिसिस कर सकूं। तो मुझे तो वो एंट्री करना यानी बहुत ही यानी अंगावर काटे येतात म्हणतो ना, तसं झालं होतं की आता हे इतकं एंट्री कशी करणार आपण। तो मुझे ये टेक्स्ट टू कॉलम ने बहुत सपोर्ट किया एट द टाइम ऑफ पीएचडी वर्क, और मैंने उसको इमीडिएटली यानी विद इन नो टाइम जिसको कहते हैं ना, उतने मिनट में उसने मुझे उसको पूरा कन्वर्ट करके दिया। बहुत बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे काम की है कि जब हम मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम हमारे फॉर्म को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तब आपको बहुत सोचना है कि कौन सा डेटा कॉलम में होगा और कौन सा डेटा रोज में होगा, है की नाही? म्हणजे कॉलम मध्ये काय ठेवायचं आणि रोज मध्ये काय ठेवायचं, that you have to decide before inserting the data, है कि नहीं? लेकिन अभी एट दिस मोमेंट में कहूंगी कि आपने कैसे भी इंसर्ट किया है, यू कैन कन्वर्ट दैट डेटा कॉलम्स टू रोज एंड रोज इनटू कॉलम्स। और इसके लिए एक सिंपल वे है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट डेटा जो हमने कॉलम्स में लिया है या रोज में लिया, पूरा की पूरा मैट्रिक्स हमको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है यानी कॉपी करना है, और जहां पे हमको उसको कॉपी करके पेस्ट करना है वहां पे उसको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है एंड देन पेस्ट स्पेशल में जाना। पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। ओके, तो जो हमारा रो में था वो हमारा कॉलम में चला गया, और जो कॉलम में था वो हमारा रो में चला गया, एग्जैक्टली अपोजिट वो हो गया है। दिख रहा है क्या आपको? Yes, तो ma'am. दिस इज Yes, ma'am. मैट्रिक्स। समझ गए? ये जो इतना डेटा है ये मैं यहाँ से आपको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। कंट्रोल सी, इसी को यहाँ पे हमने कर दिया राइट क्लिक एंड से पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। ये देखो, जो हमारे कॉलम्स में थे वो हमारे रोज में चले गए, जो रोज में थे वो कॉलम्स में चले गए। अगर मुझे नाम ऊपर चाहिए और उनके मार्क्स नीचे में चाहिए, तो ऑप्शंस नीचे में चाहिए, मार्क्स भी नीचे में चाहिए, तो उस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये कमांड से। चलो अभी और चलते हैं आगे। इतना समझ गए? Yes, ma'am. Ma'am, may I ask a question, please? हाँ, यस यू कैन। मैम आपने अभी बताया ट्रांसपोजिंग में हम डेटा कॉपी करके कहीं और पेस्ट करने के समय उसको पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज करते हैं। So can we paste the data in the same place from where we are picking it up, the same cell? लेकिन you lost that data if you copy at the same location. हाँ, you lost your original data. हाँ, okay, understood. All right. मतलब अगर हमारे पास मास्टर फाइल अलग से है और हम कोई दूसरी फाइल में ही आगे पीछे कर रहे हैं तो हम कर तो सकते हैं, मतलब कर तो सकते हैं, करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसकी एक पूरी कमांड है, एक्चुअली ये कमांड है कि कौन से रेंज से कौन से रेंज तक का डेटा और कौन से रेंज से कौन से रेंज में आपको कॉपी करना है। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का पूरा कमांड है ये। राइट, मुझे कहाँ से डेटा लेना है और कहाँ पे कॉपी करना है, लेकिन फॉर दैट पर्पज यू हैव अ नॉलेज कि मेरे रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, और जब मैं उसको ट्रांसपोज करूंगी तो वो मेरे रोज कितने बनेंगे और मेरे कॉलम्स कितने बनेंगे। क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं तब हमको कोई अंदाजा नहीं है कि मेरे रोज कितने हैं और मेरे कॉलम्स कितने हैं, है ना। मैंने इसीलिए आपको ये छोटा सा एग्जांपल दिया था। ये देखो 1 2 3 1 2 3 3 बाय 3 का मेरा मैट्रिक्स है, मुझे पता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, और जहां पे कॉपी करोगे वहां पे भी उतना ही एरिया। देखो कॉलम्स एंड रोज ये सेम होंगे, ये कोई ऑप्शन में नहीं है। यस, हाँ, कोई 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 ये नहीं है उसका कि वो रहेंगे ही रहेंगे।
हो Yes. सकता है आपके कॉलम्स, ये अभी हमारे 51 है और हमारे कॉलम्स 5 ही है, 5 या 10 ही है, तो 10/50 ऐसे हमारा सेल हो रहा है। तो जब वो ट्रांसफर होगा तो वो रोज में 10 आएगा और कॉलम्स में 50 चला जाएगा। Yes. 50 का 51, 52 चला जाएगा। तो हाँ, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। और उसमें और एक चीज होती है मैडम कि अगर हम उसको उसी जगह पे कॉपी करना चाहेंगे तो उसके आगे भी कुछ डेटा हमारा है क्या, दैट यू हैव टू सी एंड चेक। मैंने यहाँ तक के बना दिया है एन तक के। अब ये जब ऐसे पूरा पलट जाएगा तो ये 51 रोज 51 कॉलम्स पे चले जाएंगे, तो इधर में मेरा कुछ डेटा तो नहीं है, right. है Understood, ना? ma'am. Thank you so much. हाँ, तो Understood. इसीलिए हम हमारा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्यों करना ना, इसको एज इट इज रहने देना। हम नई शीट हमारे पास बहुत है, नए फाइल्स हमारे पास है, वहां जाके उसको पेस्ट कर देना। यानी हमको टेंशन नहीं है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स, क्या करना है छोड़ो, बस कॉपी कर लो, वहां जाके ट्रांसपोज कर दो, पेस्ट कर दो, वेरी ठीक इजी, है, थैंक यू। राइट? ओके ओके, गुड गुड क्वेश्चन। तो इसी तरह से क्या होता है, हम इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। चलो और आगे जाएंगे अभी, और आगे में हमारा ऑप्शन है डुप्लीकेट, रिमूव द डुप्लीकेट। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पे है, उसके लिए हमको क्या है कि उस टाइप का डेटा चाहिए। मैंने अभी वो कॉपी नहीं किया है डेटा, आज भूल गई मैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि हमारे जो डेटाबेस है उसमें हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज बहुत सारे होते हैं। अब अगर आप बोलोगे कि ये आंसर्स में ही डुप्लीकेट्स है, ये पास फेल में डुप्लीकेट्स है, इसको कैसे रिमूव करना है, इसको तो कोई जरूरत नहीं रिमूव करने की। ऐसे जगह पे हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। हम रिमूव कौन से केस में कर रहे हैं, जहां पे हमको यूनिक वैल्यूज चाहिए, यूनिक वैल्यू का आंसर चाहिए, या यूनिक वैल्यूज भी चाहिए, है ना? कितने सिटीज से लोग हमारे पास आ रहे हैं, अ सिंपल क्वेश्चन। कितने क्लासेस हमारे पास है, अ सिंपल क्वेश्चन, है ना? कितने जैसे सपोज यूनिवर्सिटी है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, उनके पास में डेटा हम पहुंचा रहे हैं, वो पूछते हैं उनके ऑपरेटर को कि कितने कॉलेजेस का डेटा आ चुका है। अब देखिए कितने कॉलेजेस का डेटा आ चुका है, इसका क्वेश्चन कैसे होगा? एक ही डेटाबेस फाइल है, एक ही जगह पे सारी चीजें कॉपी हो रही है, और जब कॉपी हो रही है तो देखो राइसोनी के 10 कोर्सेस है, तो 10 जगह के जब डेटा आता है तो 10 जगह में क्या हो रहा है, राइसोनी 10 बार लिख के आ रहा है। फिर शिवाजी साइंस का 10 कोर्सेस है तो 10 बार वो उनका भी डेटा आ रहा है। कमला नेहरू के 10 क्या 25 कोर्सेस है तो 25 बार उसका नाम आ रहा है। तो हमारे पास तो ऐसे रैंडमली कितने सारे नागपुर है, वर्धा है, गढ़चिरौली है, सब जगह से डेटा आ रहा है। हर कॉलेजेस के अलग अलग कोर्सेस है और अलग अलग बैचेस है, उन सब का डेटा आ रहा है। तो उसमें से हमको क्या करना है, हाउ मेनी कॉलेजेस या हाउ मेनी कोर्सेस का डेटा आ चुका है, या हाउ मेनी सिटीज से डेटा आ चुका है। तो इसका आंसर तो 4, 5, 10, 25 ऐसे ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तब हम उसमें से रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। तो रिमूव डुप्लीकेट में क्या होगा, रायसोनी कॉलेज का नाम एक ही बार आएंगे, कहाँ रायसोनी के इतने कोर्स, इतने कॉलेज अगर बोलते हैं तो रायसोनी एक बार आएगा, कोर्स अगर बोलते हैं तो एमएससी एक ही बार आएगा, एमसीए एक ही बार आएगा, बीसीए एक ही बार आएगा। तो रायसोनी का बीसीए का आ चुका है, रायसोनी का एमसीए का आ चुका, तो हमको ऐसे इस तरह से उसको फिल्टर करते जाना है, ठीक है? ऐसे रिमूव डुप्लीकेट करते जाना है ताकि हम उसमें से डेटा निकाल सकें, ठीक है? कितने सिटीज से आ रहा है तो यूनिक सिटीज निकाल लो, 5 सिटी से आ गया है सर, नागपुर का है, वर्धा का है और गढ़चिरौली का है, बाकी लोग ऐसे 3-4 जगह से है, जैसे जो कोई भी नाम। अगर हम ऑल ओवर इंडिया का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इतने ही सिटीज है, नागपुर है, कलकत्ता है, दिल्ली है, यही यही जगह से आया हुआ है। तो यूनिक वैल्यू जब मुझे निकालने हैं, इन दैट केस हम इसको रिमूव द डुप्लीकेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एट प्रेजेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना ही याद रखना है, रिमूव डुप्लीकेट इज यूज टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज, दैट्स ऑल। और एक ऑप्शन है कि रिमूव डुप्लीकेट कहाँ से आता है, तो डेटा मेनू से आता है, डेटा मेनू से हम रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको कोई भी पूछ सकता है इन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। Ma'am, please repeat.
डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड है? रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। और रिमूव डुप्लीकेट ये कहाँ, कौन से मेनू में आती है? डेटा मेनू में आती है। डेटा मेनू। हाँ, जैसे फॉर्मूला कहाँ पे आता है? फॉर्मूला मेनू में आता है। फॉर्मूला कहाँ पे आता है? फॉर्मूला मेनू में आता है। इंसर्ट फॉर्मूला में नहीं आता है, ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। चलो, हाँ, तो रिमूव डुप्लीकेट देखो, अभी हम इसमें से ले लेते हैं सबके नाम और इसको कहते हैं रिमूव डुप्लीकेट। अब वो आपको पूछेगा कि कौन से कॉलम से डेटा डुप्लीकेट रिमूव कर देना है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले अनसिलेक्ट ऑल, सबको हटा दो। फिर इसमें से हम बोल रहे हैं ये रिजल्ट में से रिमूव कर दो डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। अब क्या होगा देखो, हमारे पास दो ही वैल्यूज आ गए, एक तो पास है और दूसरा फेल है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देती हूँ, नहीं चाहिए मुझे, कंट्रोल Z, क्योंकि मेरी वैल्यूज से डुप्लीकेट निकल जाएंगे, ठीक है। फिर से मैं कर रही हूँ रिमूव द डुप्लीकेट्स। नाउ दिस टाइम आई वांट टू सिलेक्ट नेम्स, डुप्लीकेट नेम्स अगर कोई है तो वो निकाल दो, ओके। अब देखो यहाँ पे उसने कहा कि दो ही डुप्लीकेट वैल्यूज उसको फाउंड हुए हैं और वो निकल चुके हैं। अभी आपके पास 48 यूनिक नेम्स आर देयर, यानी हमारे इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज कितने थे? दो ही थे, उसको हमने हटा दिया और अभी हमारे पास देयर इज नो डुप्लीकेट वैल्यूज, 48 वैल्यूज आर देयर, ओके। और इसको मैं इमीडिएटली करूँ कंट्रोल Z, मेरे पास आ गया। इसको अगर हम इसी नेम को कॉपी कर देते हैं हम कहीं जगह पे, कंट्रोल C, देखो मैं डेलिबरेटली कर रही हूँ इसको कॉपी, ताकि हमको ये मिल सके कि कितने डुप्लीकेट्स हमारे पास कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। 12-13 नाम मैंने कॉपी कर दिए यहाँ पे है। अब देखो फिर से हम लेते हैं इसी डेटा को, रिमूव डुप्लीकेट, कहाँ से? नेम से। अब देखो अब वो बता रहा है हमारे 14 नेम्स आर देयर जो डुप्लीकेट है, आ गया। तो इस तरह से हमको, ओके, कंट्रोल Z कर देती हूँ मैं, तो हमारा ओरिजिनल डेटा हमको मिल जाएगा, समझ गए? तो दिस इज यूज फॉर टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज, समझ लो। चलो और जाते हैं आगे में, डेटा व्हॅलिडेशन। मॅडम आपल्याला किती वाजता घ्यायची एक्झाम? 3 वाजून राहिले. मॅडम आपण सगळं झाल्यानंतर घेऊ, आता ब्रेक पाहिजे का यांना विचारून घ्या. नाही, मी हे कंप्लीट करते, मग ब्रेक देते 5-10 मिनिटाचा, मग वर्ड शिकवते. हो वर्डचं थोडंसं, त्यालाही मला अर्धा पाऊण तास लागेल ना, कारण हो मॅडम, शेवटच्या अर्ध्या तासामध्ये आपण एक्झाम घेऊया, होऊन जाईल, कमीच क्वेश्चन्स असतात. आता 2:45 झाले, 5 मिनिटात मी हे संपवते. बरं आणि 5-10 मिनिटाचा ब्रेक देते आणि ठीक मग आहे. 3 ते वेळ भरपूर वेळ आपला जवळ 4 वाजेस तर घेतात, 4:30 पर्यंत आपला संपवायचं ना. हो, तर 3 ते 4 तुम्ही वर्डचं घेऊन घ्याल, मग 4 वाजता आपण एक्झाम चालू करू. चालेल चालेल, चालेल. ठीक आहे, हे संपवून घेऊ. हे संपवून घेऊ, ओके ठीक है। चलो यहाँ ये हो गया हमारा रिमूव डुप्लीकेट का काम। अभी हमको क्या करना है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, अब डेटा वैलिडेशन का मीनिंग क्या होता है, पता है क्या आप लोगों को? व्हाट इज मीन बाय डेटा वैलिडेशन? कहीं सुना है क्या? Checking for authentication. हाँ, Checking for authentication. चेकिंग फॉर ऑथेंटिकेशन, गुड। देखो वैलिड जो है ना, इसके अपोजिट है इनवैलिड।
है कि नहीं? इनवैलिड यानी क्या? जो वैलिड नहीं है। हमको क्या करना है? वैलिड डेटा चाहिए, है ना? वैलिड यानी क्या? जो हमारे रूल्स में बैठ रहा है। अब रूल्स यानी क्या? रूल्स यानी हम हर जो एप्लीकेशन होती है, हर जो रिसर्च होता है, हर जो एंट्री होती है, हर जो एलिमेंट होता है, वो अलग अलग रूल के हिसाब से होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है ना? मेरे नेम है तो उसके रूल अलग है, सरनेम है तो उसके रूल अलग है, सिटी है तो उसके रूल अलग है, मार्क्स है तो उसके रूल अलग है। अब मार्क्स में भी देखो, प्रैक्टिकल के मार्क्स के रूल अलग है, थ्योरी के अलग है, इंटरनल के अलग है कि नहीं? पासिंग क्राइटेरिया का रूल अलग है। यानी अगर हम किसी एम्प्लॉय के लिए डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा बेसिक पे का रूल अलग है ना? एम्प्लॉयज की सैलरी के जो रूल्स होते हैं, डीए, एचआरए, सीसीए, ग्रॉस पे, नेट पे, इन सब के रूल अलग अलग है। यानी हर कॉलम में जो डेटा स्टोर होने जा रहा है, उस हर कॉलम के अपने अपने रूल्स होते हैं। बिजनेस रिलेटेड डेटा है तो उनके रूल्स अलग होते हैं, है कि नहीं? उनका बिजनेस में उनका टारगेट है कि आज के दिन में 1000 रिकॉर्ड्स होने ही चाहिए आपके, तो वो 1000 तक के उनका क्या हो गया? लिमिटेशंस हो गया। 1000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। किसी को पेमेंट देना है तो आज के डेट में इतना ही पेमेंट हम दे सकते हैं। किसी बैंक में अगर आप जाते हो तो बैंक भी कहती है अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए तो हम तुरंत नहीं दे सकते, वी हैव सम लिमिटेशन। हम हमारे रूल के हिसाब से आपको 5 या 10 लाख तक के दे सकते हैं, उसके ऊपर हम नहीं दे सकते एक दिन में तुरंत, है ना? अगर हमको 50,000 से ज्यादा रुपीस बैंक से निकालने तो हमको इंटीमेट करना है बैंक को कि मुझे कल 50,000 से ज्यादा रुपीस लगने वाले हैं। तो 50,000 से कितने तक के? कुछ लिमिटेशंस है ना उस चीज के लिए। इतना क्यों? क्योंकि उनको भी क्या करना है, बैंक का जो आरबीआई है वहां से उसको उनको पैसे निकाल के लाना है कि नहीं? घर में भी हम देखो, हमारे लिमिटेशंस होते हैं। हम हमारा महीने भर का जो जो भी खर्चा है उतने ही पैसे हम बैंक से निकाल के लाते हैं। पूरा जितना हमारे पास लाख रुपए करोड़ रुपए पड़े हैं वो पूरे पूरे निकाल के लाते क्या? हम नहीं लाते, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जो लिमिटेशंस हमने बना के रखे हैं उतना ही खर्चा हमको करना है, उतने ही पैसे हमको देने हैं, उतने ही एम्प्लॉयज को हमको देने हैं, उतने ही टारगेट हमको अचीव करना है, उतने ही मार्क्स हमको देने हैं, उतने ही रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नाम की एंट्री करनी है ना? तो ये सारे जो जनरल हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उसी तरह से हमारे जो पीएचडी वर्क कर रहे हैं उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी डेटा एंट्री भी होनी चाहिए। नहीं तो मैंने आपको कहा था कि एक्सेल कैन एक्सेप्ट 3 टाइप्स ऑफ डेटा। कौन सा है? अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक एंड फॉर्मूला। अब देखिए, अब ये न्यूमेरिक में मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। जैसे मैंने न्यूमेरिक में 0 से 1 टाइप किया पहले सेल के पहले कॉलम में, तो क्या होगा? इट एक्सेप्ट ऑल द नंबर्स। कोई भी नंबर डाल दो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? कोई भी कैरेक्टर डालो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई भी फॉर्मूला डालो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। देयर इज नो सच लिमिटेशंस। लेकिन एक्सेल ने अपने मन से बनाते समय कुछ रूल्स बनाए हैं कि अगर ये एंट्री ऐसी है तो इसको कन्वर्ट करो लेफ्ट अलाइन, अगर ये एंट्री ऐसे है तो कन्वर्ट करो राइट अलाइन। दीज आर द रूल्स। अगर वो स्टार्ट कर रहा है इक्वल टू से तो मेक इट एज ए फॉर्मूला, करेक्ट? तो ये खुद के उनके बनाए रूल है। अब हमको क्या करना है? हमको हमारे खुद के रूल्स बनाने हैं टू एंटर द डेटा इन अवर एग्जिस्टिंग या इन अवर न्यू डेटाबेस। एग्जिस्टिंग में नहीं कर सकते हम, न्यू में करना है हमको, क्योंकि एग्जिस्टिंग में ऑलरेडी बनाया हुआ है। वहां पे अगर हम कुछ नए रूल बनाने जाएंगे तो वो पुराना डेटा इनवैलिड हो जाएगा।
अब इसकी जरूरत है क्या? आप बोलोगे मैडम इसकी क्या जरूरत है, हम तो खुद ही एंट्री करने वाले हैं, है कि नहीं? खुद भी एंट्री करने के साथ भी कभी कभी क्या होता है, अनावधानी गलती से बाय मिस्टेक हम कुछ गलत एंट्री कर जाते हैं। तो हमारी डेटाबेस में कभी भी गलत एंट्री होनी ही नहीं चाहिए, नेवर। यानी बाय मिस्टेक, गलती से, अरे गलती से, फिर जब हम डेटा एनालिसिस करने के बाद हमारा वाइवा चालू होता है और वाइवा के समय हमको वो एक्सटर्नल पूछते हैं कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है ना, इसका मुझे जरा टेबल दिखाइए, तो जहाँ पे शीट दिखाइए, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट जहाँ पे आपने इसको स्टोर करके रखा है। मेरे जैसे लोग रहते हैं ऐसे वहां पे, और मैं तो पूछती ही हूँ, जिसने ग्राफ बनाया कि मेरा पूछना चालू हो जाता है। और जहाँ पे मुझे डाउट आया कि मैं उसको बोलती हूँ कि डेटाबेस दिखाओ, आपका कलेक्शन, डेटा कलेक्शन की शीट दिखाओ। फिर वो दिखाने के बाद में वहां पे पता चलता कि कुछ तो भी एंट्रीज करके रखे हुए हैं, जहाँ पे जो चीज नहीं चाहिए वो भी वहां पे एंटर हो चुके हैं। फिर आपका डेटा वैलिडेशन है क्या? नहीं। आपने जो थीसिस किया है वो वैलिड है क्या? नहीं, क्योंकि आपका डेटा ही वैलिड नहीं है, तो आपकी डेटा एंट्री वैलिड नहीं है, तो आपका एनालिसिस वैलिड नहीं है, तो आपका कंक्लूजन भी वैलिड नहीं है, सब गलत है। फिर से थीसिस लिखो, फिर से थीसिस करो, फिर से रिसर्च वर्क करो, एंड 5 साल के बाद में सबमिट करो। अभी तक मैंने 2-3 लोगों को भगाया है वापस करने के लिए, है ना? तो ऐसे लोग होते हैं जो बारीकाई से देखते हैं सब डेटा को, क्योंकि दे हैव अ नॉलेज। मेरे जैसे बहुत लोग हैं, पर ऐसे डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, परफेक्शन के लिए बोल रही हूँ, कि आप इतना परफेक्ट हो कि आपको पता हो कि ऐसे कोई मुझे कुछ चीजें पूछ सकता है, तो आप परफेक्ट होंगे तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि आप परफेक्ट ही काम करोगे। और मुझे आप लोगों को परफेक्ट बनाना है, ताकि आप भी परफेक्ट बनो और आपके स्टूडेंट भी परफेक्ट बनो। मैं परफेक्ट हूँ तो मेरे स्टूडेंट भी परफेक्ट होंगे, राइट? तो परफेक्शन हमारा खुद से ही चालू होता है ना? खुद खुद अगर करोगे तो ही किसी को परफेक्ट बनाओगे। तो जो भी एंट्री हम करेंगे वो कैसे करेंगे? परफेक्ट ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी एंट्रीज हमको देने हैं वहां पे हम हमारे वैलिडेशन लगाएं, सो दैट मेरे डेटाबेस में इनवैलिड डेटा होगा ही नहीं। तो नो वन कैन चैलेंज, नो वन कैन से कि तुम्हारा डेटा गलत है। ठीक है? अब ये वैलिडेशंस क्या क्या होते हैं और कैसे लगाते हैं? सिंपल चीजें हैं। जैसे मैं मार्क्स की एंट्री कर रही हूँ, ठीक है? ये देखो, ये हमारा है, रोल नंबर है, नेम है, और ये हटा देती हूँ मैं, बहुत कचरा हो गया। देखो, रोल नंबर, नेम एंड फीस है। अब यहाँ पे हम कितने भी फीस डाल सकते हैं, हमारी फीस इतनी है क्या? नहीं, हमारी फीस जो है उतनी ही आनी चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे कि मेरे कोर्स की फीस अगर 1000 रुपए है, तो ये यहाँ पे 1000 के ऊपर डेटा नहीं आना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग को हम हटा देते हैं, और इस कॉलम को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जितनी भी एंट्रीज मुझे करनी है। देन डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछता है वो कि एनी वैल्यूज अलाउ, क्या अलाउ करना है? तो मुझे होल नंबर अलाउ करना है या डेसिमल नंबर अलाउ करना है, क्या करना है मुझे? तो मैं होल नंबर ले रही हूँ। अब होल नंबर यानी कौन से रेंज में चाहिए आपको, कैसे चाहिए? बिटवीन चाहिए, नॉट बिटवीन चाहिए, इक्वल टू चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, नॉट ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन और इक्वल टू चाहिए। तो मैं ले रही हूँ लेस देन और इक्वल। तो मैक्सिमम लेस देन और इक्वल टू कितना चाहिए मुझे? 1000। मेरी फीस 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज से कम ले सकते हैं या 1000 तक की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे जब हम एंट्री करने जाएंगे तो वो अलाउ करेगा आपको कितने भी रुपए आप भर सकते हो। इतने कम तो नहीं भरेंगे, ज्यादा भरेंगे तो क्या होगा?
इट गिव्स यू द अलर्ट मैसेज, करेगा। हाँ, कि आपने गलत एंट्री की है। अब ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ऐसे में, है नहीं है, 1000 ले रहा है, 1000 एक लेंगे क्या? ऐसा करेगा। 1000 एक नहीं लेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है, लिमिटेशन दिए हैं 1000 तक के, लेस देन और इक्वल टू लेस 1000, देन और इक्वल टू 1000, 1000 तो है वहीं ना, तक इस लेगा मैम वो वहीं 1000। तक लेगा वो, ठीक है। अभी देखो कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे वैलिडेशन लगा लेते हैं, और लगाने के बाद में उसी दिन पूरे काम करेंगे ऐसे नहीं, फिर उस पर्टिकुलर एंट्रीज को हम 1-2 महीने के बाद कहीं तो भी एंट्री करने आते, या मैंने किसी मेरे फ्रेंड को या मेरे कलीग को या मेरे किसी असिस्टेंट को कह दिया कि भैया थोड़ी सी एंट्री कर दो ना मेरी यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा एंट्री करने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद उसका दिमाग खराब हो जाएंगे कि यहाँ पे करना क्या है, आई डोंट नो, ये इन्होंने मुझे दे तो दिया है काम, लेकिन इसमें करना क्या है। कुछ दिनों बाद हमको भी यहाँ पे एंट्री करने आएंगे तो हमको भी पता नहीं चलेगा कि हमने क्या वैलिडेशन लगाए थे, है कि नहीं। तो जब भी हम वैलिडेशन लगाते हैं ना, उसी समय हमको क्या करना है कि उसके साथ कुछ इनपुट मैसेज देते हैं, है ना। प्लीज एंटर द वैल्यू less than equal to 1000, ओके। अब क्या होगा, जैसे आज करो, 10 दिन बाद करो, 1 महीने बाद करो, 1 साल बाद करो, कितने भी साल बाद करो, यहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे ही हम एंट्री करने आएंगे वो कहेगा कि लेस देन और इक्वल टू 1000 आंसर करो, समझ रहे। यहाँ पे भी आएगा तो बोलेगा कि लेस देन और इक्वल टू 1000 एंटर करो, फिर भी हमारे जैसे कुछ एंटर कर देते हैं तो वो करेगा नहीं एंटर करना है, अलाउ ही नहीं करेगा वो आपको टू एंटर दैट वैल्यू। यानी हम गलत वैल्यूज वहां पे ले सकते हैं क्या? नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। सपोज हमारे मार्क्स है, तो मार्क्स भी हमने वहां पे डाल दिया उसको, कितने मार्क्स है, वैलिडेशन है, कौन से मार्क्स है, 100 से कम चाहिए, इंटरनल है तो 20 से कम चाहिए। सेटिंग्स में हम जा रहे हैं, होल नंबर मिनिमम, यहाँ पे यहाँ बोलेंगे कि लेस देन, मैं कहूंगी 99। अब यहाँ पे मैं मैसेज भी दे दूंगी, इनपुट लेस देन 99, और एक अलर्ट मैसेज भी दे दूंगी, डोंट पुट इनवैलिड डेटा, ठीक है। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे आ गई, मुझे उसने कहा लेस देन 99, ठीक है भैया, लेस देन 99 मैं कर रही हूँ, 99 आ गया तो क्या बोल रहा है, डोंट पुट इनवैलिड डेटा। बताने के बाद भी आप ऐसे काम कर रहे हो तो वो आपको क्या करेगा, वो अलर्ट वाला मैसेज दे देगा जो आपने दिया है, डोंट पुट इनवैलिड डेटा। तो इस तरह से हम इसमें वैलिड डेटा एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। अब और एक चीज आपको बताती हूँ, इतना समझ गए ना, तो ये नंबर वाला पार्ट हो गया हमारा। लेकिन मुझे क्या करना है, अभी किसी कोर्स की एंट्री करनी है। यहाँ पे कौन से कोर्स से हमने डेटा कलेक्ट किया था, या कौन से सिटी से हमने किया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर कोर्स का नाम बोलेंगे तो कैरेक्टर है, कुछ भी ले सकते हैं, सिटी का नाम बोलेंगे कैरेक्टर है, कोई भी सिटी दे सकते हैं। मेरे मन में आ गया कि बार बार बॉम्बे बॉम्बे क्या लिखना है, कलकत्ता लिख दो, दिल्ली लिख दो, या अपने अमरावती लिख दो, या अकोला लिख दो, या चंद्रपुर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं हम उसमें। लेकिन हमने वहां से डेटा कलेक्ट किया है क्या? नहीं किया है। तो हमने जहां से डेटा कलेक्शन किया है, जहां पे इंटरव्यूज लिए हैं, उसी सिटीज का नाम यहाँ पे आना चाहिए, उसी कोर्स का नाम यहाँ पे आना चाहिए जहां से हमने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है ना। तो वो केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे, कोर्स एंड सिटी,
कोर्सेस कौन से कोर्सेस से हमने लिया है? MCA, MCM, BCA, BCCA, और कौन सा है? BSc, MSc। हम बी वालों से नहीं पूछ रहे थे, हमने इतने ही लोगों से डेटा पूछा था। तो हमारे कोर्स में यही नाम आनी चाहिए और जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही आने चाहिए, सो दैट इसके बाद जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो हमारी वैल्यूज परफेक्ट आनी चाहिए, करेक्ट आनी चाहिए। ठीक है ना? हमारे इसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कोई क्या करेगा, कोई छोटे इसमें लिखेगा MSc, तो ये MSc और ये MSc इसमें डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि कंप्यूटर इन चीजों को जब कंपेयर करता है, ये MSc और कैपिटल MSc, वो ASCII कोड का यूज करके ही उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये MSc बराबर है इसके MSc। लेकिन कैपिटल M और स्मॉल m, इन दोनों के ASCII वैल्यूज अलग अलग है। दोनों के ASCII वैल्यूज अलग होने की वजह से ये दो सेम नहीं है। ठीक है? ये 15 है तो वो 25 है, तो 15 25 के बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अगर हम इस तरह से MSc ढूंढेंगे स्मॉल वाला तो हमको एक ही मिलेगा, हम कैपिटल में लिख के ढूंढेंगे तो हमको एक ही मिलेगा, जबकि हमारे पास MSc के 2 स्टूडेंट्स है कि नहीं? तो इस तरह से हम डेटा एंट्री गलत नहीं करेंगे, ये गलत भी नहीं है, दिस इज नॉट इनवैलिड, बट ये करेक्ट भी नहीं, क्योंकि ये हमारा एक्सट्रैक्शन में, हमारे सर्चिंग में, हमारे काउंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है? इसलिए हमको क्या करना है? परफेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे रेंज, जितनी भी एंट्रीज हमको करनी है उतने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पे सेटिंग में जाइए। अब यहाँ पे जो एनी वैल्यूज है, यहाँ से हम लेंगे लिस्ट। अब वो पूछेगा आपको कि लिस्ट का सोर्स क्या है। ठीक है? सोर्स के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सोर्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? आ गए हम? ओके। अब देखिए, जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, जब यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमको मैसेज आएगा लेस देन और इक्वल टू 1000। यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमको मैसेज आएगा लेस देन 99। यहाँ पे आएंगे तो मैसेज तो कुछ नहीं है, लेकिन वो हमको यहाँ पे अलाउ कर रहा है लिस्ट। तो कौन से स्टूडेंट से डेटा लिया है हमने? कोई MCA है, कोई MCM है, कोई फिर से MCA है, फिर से कोई MSc का है, ये वाला बंदा जो है वो BCA वाला है, ये फिर से MCM वाला है, ये फिर से MCM वाला है, ये फिर से MCA वाला है, यहाँ ये जो है ये BSc वाला है, ये BCCA वाला है। तो अब हमारा डेटा क्या हो रहा है? परफेक्टली एंटर हो रहा है, इसमें हमारे कोई भी गलती नहीं हो सकती। और अब इसमें से डेटा एक्सट्रैक्शन करना भी परफेक्ट आएगा, करेक्ट आएगा, कहीं भी हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, कहीं हमारे काउंट्स लॉस नहीं होंगे और हमारे जो एनालिसिस होगा वो परफेक्ट होगा। ठीक है? इसी तरह से सिटी के लिए भी हम कर सकते हैं। सिटी के लिए भी एक बात कर लीजिए, सपोज मैंने नागपुर, कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली एंड रायपुर, इन सिटी से डेटा कलेक्ट किया है। तो इस लिस्ट में क्या करेंगे हम? लिस्ट, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, कहाँ से लिस्ट है हमारी? ये वाली लिस्ट। ठीक है? ओके। अब जब भी हम यहाँ पे आएंगे एंट्री करने के लिए, कहाँ से है? ये बॉम्बे से है, दिस वन इज फ्रॉम कानपुर, दिस पर्सन इज फ्रॉम दिल्ली, दिस पर्सन इज फ्रॉम नागपुर। तो इतने ही एंट्रीज हम यहाँ पे करते चले। यहाँ पे हम कुछ और चीजें नहीं डाल सकते, गलती से भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो वैलिडेशन के रूल के खिलाफ है। तो जो भी एंट्रीज आप करोगे, आपको ये पढ़ा दिया, आपके लिए ये क्रैश कोर्स, ये कोर्स वर्क बहुत काम की चीज है। जो कोई आपको नहीं पढ़ाएगा ना पर्सनली, वो यहाँ पे आपको सबको पढ़ने को मिल रहा है। और आपका एक्चुअल वर्क, थीसिस वर्क, ये सब चालू होने से पहले ही आपको इतना सारा नॉलेज मिल रहा है
तो आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होने वाला है। यू आर लकी पर्सन कि आप लोगों को ये कोर्स वर्क मिल रहा है। इसमें आपका परफेक्शन बढ़ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के घर जाने की जरूरत नहीं, किसी के घर में जाके काम करने की जरूरत नहीं। आपको आपके घर, और ये ऑनलाइन से तो और ही बात अच्छी है कि घर में ही बैठ के पढ़ो, आपको स्टाफ कॉलेज में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इतना अच्छा आपको ये क्रैश कोर्स मिल रहा है। इसमें आप पढ़ लीजिए, जितना आपको नॉलेज मिल रहा है सारे नॉलेजेबल पर्सन से आप नॉलेज ले लीजिए और उतना परफेक्ट अपना खुद का रिसर्च वर्क कीजिए। ठीक है, समझ गए? इसमें कुछ दिक्कत है? नहीं है। और एक मैम, मैं आंसर क्वेश्चन। हाँ हाँ, यस यू कैन। मैम, आपने बताया डेटा वैलिडेशन करने के लिए जो भी आपने बताया, दैट वाज बिफोर वी हैव एंटर्ड द डेटा. Is there any way we can validate already entered data? हाँ, ऑलरेडी एंटर्ड डेटा अगर वैलिडेशन लगाएंगे तो देखिए, वैलिडेशन अगर आप लगा रहे हो जो ऑलरेडी एंटर्ड है उसके ही हिसाब से, देखो मैंने यहाँ पे कुछ अमित सुमित लिखा है, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी बॉम्बे कानपुर नागपुर लिखा है, तो वो वैलिडेशन के अंदर अगर आ रहा है तो यू कैन अप्लाई वैलिडेशन। लेकिन वो अगर वैलिडेशन के रूल के हिसाब से नहीं है, रूल में नहीं बैठ रहा है, तो वो आपका इनवैलिड होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास अगर बहुत सारा डेटा है, जैसा थाउजेंड्स में अगर डेटा है, तो एक तो तरीका होता है कि हम फिल्टर से पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितने उसमें वेरिएबल्स हैं या कितने हमारे पास उसमें जो भी है डेटा है वो। लेकिन आपने जैसा अभी बताया कि हम वैल्यू में एक रेंज दे सकते हैं या हम एक लिस्ट दे सकते हैं कि वो लिस्ट में जितने ऑप्शंस है उतना ही डेटा उसमें आना चाहिए। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मेरे पास अगर 1000 वैल्यूज है या 1000 सिटीज के नेम्स की जैसे हम बात करें, तो सपोज ये मेरा डेटा ऑलरेडी रेडी है और ये 5 सिटीज के अलावा उसमें और कोई सिटी का नाम है क्या, ये हम जानने के लिए कोई वैलिडेशन, ये सेम वैलिडेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते, उसके लिए अलग तरीका है, उसको फाइंड आउट करने के लिए अलग तरीका है, तो वो आप यूज कीजिए। ओके, हाँ, ठीक है। वो हाँ, उसमें कौन सा ये जो वैलिडेशन में ही आपको ये जो है ना, क्लियर सर्कुलेट द इनवैलिड डेटा, क्लियर द इनवैलिड डेटा वैलिडेशन सर्कल्स, तो इसमें से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ इनवैलिड डेटा है क्या, या फिर आप जैसे बोल रहे हो ना, ऐसे में और एक ऑप्शन आपके पास बहुत है, कंडीशनल ये होता है, क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे बोलते हैं ना, वो होता है। उसमें क्या होता है कि जो डेटा आपको चाहिए कि मुझे सेल इससे ज्यादा हो गया है, या किसी ने इसमें गलत नंबर डाल दिया है, जैसे हमारे डेटा में हमने अभी 6 और 9 वगैरह डाल दिए हैं, एंट्री की है, तो ऐसे अगर ग्रेटर देन हमारे 5 अगर कोई नंबर है तो उसको एक कलर दे दो, या उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, या उसको फिल्टर में निकाल दो, तो ऐसे आप उसको अलग अलग हाँ, तरीके से मतलब उसको निकाल मैं अभी तक के फिल्टर ही यूज करती आई हूँ। फिल्टर हाँ, ऑप्शन से मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरे पास कुछ अनवांटेड डेटा है क्या, है बट क्या, आई जस्ट थॉट कि ये वैलिडेशन का प्रोसीजर हम उसमें लगा सकते हैं। वैलिडेशन में उसको सर्कुलेट करके उसको मार्क कर सकते हैं कि अगर ओके, हमारे 66 के ऊपर किसी को मार्क्स गए हैं क्या, तो वैलिडेटेड, अगर उसमें है तो वो मार्क कर देगा। राइट, if you ओके, want to remove it, you can remove it, or if you want to change it, edit it, तो edit it, ऐसे भी कर सकते। ठीक है। वेज है, बहुत सारे वेज है, लेकिन ये वैलिडेशन लगाना जो पार्ट है ना, that you have to apply before inserting the data. After inserting the data अगर लगाने जाओगे तो फिर वो वैलिडेशन का मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि पुराने जो डेटाबेसेस थे, फॉक्स प्रो था, फॉक्सबेस था, डीबेस था, इसमें जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तब हमको वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो एडवांस आ गए हैं, ओरेकल आ गया है,
तो एसक्यूएल है, ओरेकल है, तो ओरेकल ने क्या कर दिया कि हाँ जब हम डेटाबेस ही बना रहे हैं तभी हमको वैलिडेशन लगा दें, ताकि हमारा इनवेलिड डेटा एंट्री ही नहीं, ठीक है ना। यानी एंट्री कर देना फिर गलत है करके उसको डिलीट करना, काय के लिए करना है ऐसा, तो पहले से ही हम वैलिड डेटा एंट्री करेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया है, तो जिनको जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं की है, दे कैन यूज दिस टेक्निक सो दैट देयर डेटा इज ऑलवेज वैलिड, राइट। ओके, जिन्होंने कर दिया है उनको अलग अलग वेज है, वो वेज से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कंडीशनल यस फॉर्मेट मैम, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू। ओके, चलो एक चीज और बतानी रह गई मुझे कि इस फाइल को जब हम प्रिंट करते हैं फाइल, तो प्रिंट में हमारे प्रिंट प्रीव्यू एक ऑप्शन आता है। प्रिंट प्रीव्यू में हमको दिखता है कि ये सारी चीजों को प्रिंटिंग कैसे होगा, कौन सा कॉलम कहाँ पे प्रिंट होगा, किस तरह से प्रिंटिंग होगा, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, है ना। अभी मेरे इस लैपटॉप में वो प्रीव्यू ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ पेज सेटअप से, ये आपका आ गया पेज सेटअप में। तो यहाँ पे शीट में जाके हम ये ग्रिड लाइन ऑप्शन यूज कर सकते हैं, मुझे आपको ये बताना था इसलिए मैंने ये ऑप्शन यूज किया है। शीट पेज सेटअप में ग्रिड लाइंस, ये पेज सेटअप के साथ ही आप प्रिंट प्रीव्यू से भी ये सारे ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में ग्रिड लाइंस, ठीक है। और एक होता है पेज का सेटअप, ये पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप में भी हम उसको ले सकते हैं। लैंडस्केप में अगर हमारा एक आध दो कॉलम इधर उधर जा रहा है तो हम उसको लैंडस्केप में लेके उस फाइल से उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये दो चीजें आप रख लीजिए। ये देखो ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया, अब मुझे दिख रहा है कि मेरा ये मार्क्स 1 तक के ही ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी पूरा ही फाइल, कंट्रोल एस करते जाना बीच बीच में, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। तो एक ऑप्शन और मैं बताती हूँ कि व्यू में जाके प्रिंट पेज ब्रेक प्रीव्यू एक ऑप्शन होता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या करता है, आपको दिखाता है कि आपका प्रिंटिंग कहाँ तक हो रहा है। देखो ये यहाँ पे पेज ब्रेक आ गया है, तो इसलिए मेरा M1 तक के ही प्रिंटिंग हो रहा है। मैं इसको उठा के ड्रैग करके यहाँ पे रिजल्ट तक के ले, ताकि मेरा पेज नंबर 1 यहाँ पे हो जाए। ये वाले पेजेस अगर मुझे चाहिए, देखो 2-3 पेजेस का ऑप्शन आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको हम हटा सकते हैं, या अगर चाहिए तो इसको पेज में ले सकते हैं। तो ये पूरा एक पेज में मेरा डेटा आ गया, और अगर ये नहीं चाहिए इतना वाला पार्ट तो इसको भी हटा देते हैं। तो इसकी पूरी मार्जिन इधर घुमा दी हमने, तो हमारा ये एक पेज में आ गया, ठीक है। फिर से नॉर्मल में हम आके उसको सेव कर सकते हैं। तो दिस सेटअप is used to arrange the columns in a single page, ठीक है। और प्रिंट प्रीव्यू कभी भी प्रिंटिंग से पहले देखना है, हम प्रिंटिंग के बाद में नहीं देखना है। और एक चीज होती है कि जब भी हम इसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करते समय हमको कौन से पेज नंबर से लेके कौन से पेज नंबर तक के प्रिंट करना है, दैट यू हैव टू से। अगर मुझे एक ही पेज प्रिंट करना है, 5 नंबर का पेज प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ता है 5 to 5। 5 लिख दिया 2 से और एंडिंग वाला नहीं लिखा, तो 5 से लेके जितने भी 25 पेजेस है वो प्रिंट करते बैठे। मुझे एक ही सिंगल पेज प्रिंट करना है 5 नंबर वाला, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा 5 to 5, ठीक है। मुझे अगर 5 to 15 करने हैं तो 5 to 15, ऐसे ऑप्शंस लेके आप उसको प्रिंट कर सकते, राइट। तो चलो करते करते हमारा समय हो गया है, 3 सवा 3 बज रहे हैं। मुझे और आपको वर्ड की कुछ चीजें पढ़ानी है, तो एक 10 मिनट 5 मिनट का ही ब्रेक लेते हैं हम, 10 मिनट नहीं लेते, 5 ही मिनट का लेते हैं। चाहिए क्या आप लोगों को ब्रेक की नहीं चाहिए? यस मैम, 5 मिनट का चाहिए।